नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। जी हां, खेलों की बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम और आप मिलकर सभी लोग यानी दूरदर्शन परिवार और हम सब मिलकर सौम्या को बधाई दे देते हैं। जी हाँ, सजीव फोन इन हमारा जो कार्यक्रम है इसमें हम बात करेंगे खेलों की, और जब खेलों की बात की जा रही है तो सौम्या का जिक्र ना हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि हाल ही में 29 जनवरी को यानी रविवार को खेले गए इंडियन क्रिकेट टीम की हम बात करें, अंडर 19 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच खेला गया था। और उस मैच में भारत ने एक विशाल जीत अर्जित की और उसमें जो नाम उभर कर आया मध्य प्रदेश की, जब हम बात कर रहे थे तो भोपाल की बेटी सौम्या तिवारी ने एक अविस्मरणीय जीत हासिल कर दी। और मध्य प्रदेश सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयां दी, भोपाल की बेटी को बधाई दी और उन सभी बेटियों को जिन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया और भोपाल का नाम, प्रदेश का नाम और देश भर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया है। तो हम सब की तरफ से सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह हमारा प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकता रहे, यही कामना करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की तिथि के बारे में। तो चलिए बताते हैं आज की तिथि क्या कहती है। आज की तिथि कह रही है विक्रम संवत 2079, शुक्ल पक्ष है, 31 जनवरी 2023 है और दिन है मंगलवार। तो आपका दिन मंगलमय रहे और इसी के साथ खूब सारी अच्छी बातें करें, क्योंकि दिन की शुरुआत इतनी खूबसूरत समाचार के साथ हुई है। तो आज का विचार क्या कह रहा है ये भी आपको बता देते हैं। तो बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ। आज का विचार कह रहा है कि खेल आज को बेहतर बनाता है और भविष्य का निर्माण करता है। जी हाँ, खेलों की हम बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेलों से जुड़ना बेहद ज़रूरी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हमारे वर्तमान को भी अच्छा करता है और भविष्य को भी। टीम वर्क अगर सीखना है, अगर बच्चे में हम चाहते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, तो बच्चा खेल से ज़रूर जुड़े। चूँकि ये सजीव फोन इन प्रोग्राम है, मैंने आपको पहले भी बताया और हर बार बताती हूँ नमस्कार एमपी, चूँकि हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। तो 0755 भोपाल का हमारा कोड है और भोपाल से हम जब भी आप भोपाल से फ़ोन लगाएंगे तो कोड की ज़रूरत नहीं होगी। लैंडलाइन नंबर 2660049 यानी 266-0049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर होगा। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कर लीजिएगा, 1800-233-0040। आगे बढ़े और बात कर लेते हैं आज की तिथि और किन मायनों में खास है, यानी कि बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रही हूँ इतिहास की। तो क्या कहता है आज का इतिहास। इतिहास में आज की बात करेंगे 31 जनवरी 1599 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर भारत में ब्रिटेन की पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1893 की बात करेंगे, अमेरिका में पहली बार कोका कोला ट्रेडमार्क का पेटेंट किया गया। 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 1990 रूस की राजधानी मॉस्को में विश्व का सबसे बड़ा मैकडॉनल्ड स्टोर शुरू हुआ। और बात 2004 की भी कर लेते हैं। 31 जनवरी 2004 प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुरैया जमाल शेख का आज ही के दिन निधन भी हुआ था। और इसी के साथ अब बात करेंगे हम आज के विषय और अतिथि के बारे में भी बताएंगे। तो विषय हमारा है, हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की, यानी खेलों के क्षेत्र में प्रगति करते हमारे आज के प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। किस तरह से आज पहली बार मध्य प्रदेश दरअसल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेज़बानी कर रहा है। जी, अगर भोपाल के तात्या टोपे यानी टीटी नगर स्टेडियम की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भव्य मंच पर आकर्षक जो हमने कलाकृतियाँ देखी थी, तो उसमें इस बात का भी जिक्र करना होगा कि किस तरह से उस मंच पर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासतों को दिखाया गया। मंच को इस तरह से डिजाइन किया गया जिसमें महाकालेश्वर, उज्जैन, खजुराहो के मंदिर, सांची के बौद्ध स्तूप के साथ ही नर्मदा मैया की बहती हुई सजीव को दिखाया गया। जी हाँ, आपको बता दें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जिसकी शुरुआत हो चुकी है
हम आपको बता दें 30 जनवरी 2023 यानी सोमवार से हुई इसकी शुरुआत और 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक चलने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश कर रहा है। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश यानी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये थीम है इस बार हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की। तो हम इसी के साथ चर्चा करने वाले हैं। चूंकि मध्य प्रदेश के 470 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें देश भर से 774 के आसपास खिलाड़ी जो होंगे अलग अलग खेलों में भाग लेने वाले हैं। और मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो फिलहाल अगर आज की तारीख की बात करें 31 जनवरी की हम बात कर लें तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में भोपाल में आज खेला जाएगा बॉक्सिंग का खेल। देखिए मुझे भी रटना पड़ रहा है। और अगर इंदौर की हम बात कर लें तो खेला जाएगा बास्केटबॉल। तो लोगों में जो उत्साह है ना वो गजब का उत्साह है। और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही, प्रगति की हम बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम अब हमेशा के लिए अंकित कर दिया जाएगा। पहली बार मेजबानी कर रहा है। तो चलिए हम अधिक जानकारी और अधिक बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई इस वक्त स्टूडियो में कमला रावत जी हाँ, इनका परिचय हम देंगे। डीएसपी मध्य प्रदेश पुलिस हैं आप, इंटरनेशनल जूडो कोच, कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट, एशियन गेम्स एवं कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनलिस्ट लिस्ट। और चाइना में बता दूं तो चाइना में हुए एशियन गेम 2010 में चीफ कोच रही। 7 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल की विजेता रही। इंडियन जूडो टीम 45 बार इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग ले चुकी है और नेशनल चैंपियनशिप में लगातार 12 बार गोल्ड लेकर आ चुकी हैं। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं खेलो इंडिया की, जी हाँ, कमला रावत जी की हम चर्चा कर रहे थे जो कि मध्य प्रदेश पुलिस की हम बात करेंगे। इस डीएसपी के पद पर ये कार्यरत हैं और इंटरनेशनल जूडो कोच, कॉमनवेल्थ, एक बार फिर से बता दें, सिल्वर मेडलिस्ट एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल लिस्ट में रही। पुलिस प्रशासन में अच्छा खासा नाम रखती हैं, खेलों में अच्छा खासा दबदबा। बहुत बहुत स्वागत है मैम और बहुत सारा धन्यवाद आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए। क्योंकि अगर बात खेलो इंडिया गेम्स यूथ गेम्स की हो रही है तो आप लोगों से चर्चा ना की जाए तो शायद बातचीत अधूरी रह जाएगी। क्या कहेंगी? सबसे पहले तो प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, कैसा लग रहा है हमारा मुझे बहुत गौरवान्वित हो रही हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में यह पहली बार आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी हमारे खेल मंत्री और जितने भी अपने अधिकारी हैं उन सब ने बहुत अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। और इसमें 6000 खिलाड़ी बाहर से पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं और अपने लगभग 7 जिलों में यह खेल आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल मैम। और पदक की मतलब विजेता भी जो हैं वो मध्य प्रदेश के काफ़ी अच्छी संख्या में रहेंगे, ऐसी मेरी उनको शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए भी आपका, और जो चर्चा हम अभी करेंगे उसमें और अच्छा पता पड़े लोगों को। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सिर्फ आगे इस वक्त जो भोपाल के निवासी हैं वो तात्या टोपे जाने के लिए उत्साहित है, किस तरह से गेम होंगे, किस तरह की उत्साह देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों के अंदर भी, मतलब खेलने वाले के अंदर भी और खेल देखने वाले के अंदर भी। कितनी खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन बनता है मैम, उत्साह, वो जो चेयर अप करने के लिए लोगों का पहुंचना कितना जरूरी होता है। जी, मैं कल गई थी वहाँ पे स्टेडियम में, मैंने जो नज़ारा देखा बहुत मुझे अच्छा लगा। इतनी भारी संख्या में एक अपना पूरा वहाँ पे देश अपने प्रदेशवासी गए, खिलाड़ी आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे और नए खिलाड़ी भी जो अब आगे खेलेंगे, जो मतलब इससे प्रोत्साहित होंगे, वो सभी उसमें सम्मिलित होने के लिए अपनी प्रेरणा रखेंगे। एक अच्छा आयोजन है। मैम आपके अगर मैं खेलों का जिक्र करना चाहूँगी कि किस तरह का उत्साह, जब आप अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं 10-15 साल पहले, जब आप पहली बार खेलने के लिए उतरी होंगी, आपके अंदर वो जो डर या वो थोड़ा सा संशय, हार और जीत वाला संशय जो बरकरार रहता था कि 100% देना है लेकिन उसके बावजूद जीत पाएंगे कि नहीं, और आज के युवाओं के खेल के अगर प्रदर्शन की हम बात करें, उस उत्साह की बात करें और शायद डर के आगे जीत की भी बात करना चाहें तो कुछ अंतर दिखाई देता होगा? डर के आगे जीत, यह एक आपने एक ऐड से लिया है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जीत जब हम खेलते हैं तो जीतने के लिए खेला जाता है। खेल हमें जीतने की प्रेरणा देता है। और जब मैं खेलना मैंने शुरू किया था तो उस टाइम पे हम खेलने के लिए गए थे और हम किसी प्रेशर में नहीं खेलते थे।
हम उसे एंजॉय करने के लिए खेलते थे और पूरा विश्वास के साथ खेलते थे कि हमने इतनी प्रैक्टिस करी है तो हम ही जीतेंगे। तो यह विश्वास होना जरूरी है। बाकी परमात्मा से भी आप अपनी प्रार्थना करके जाएं तो अच्छा रिजल्ट रहता है। बिल्कुल मैम, बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे एक और मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए चूंकि खेलों की हम चर्चा कर रहे हैं तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए, इसी बात को ध्यान में रखकर हम आपको लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जो है फिटनेस। आइए बातचीत करते हैं कुछ लोगों से जो साइकिल की सैर का आनंद लेकर आए हैं और अपने आप को फिट रखने की जुगाड़ में हमेशा लगे रहते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसी? बढ़िया। आप ये साइकिल चला रहे थे, मैं बहुत देर से आपको देख रही थी, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये कैसे इसे रेंट बाय ऐप चार्टेड है, ये क्या कुछ करते हैं और क्या आप यहाँ रोज़ साइकिल चलाने आते हैं? हाँ जी, हम लोग डेली फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से साइकिल चला रहे हैं और ये चार्टर्ड बाइक ने एक नया सिस्टम लगभग पिछले 9-10 महीने से शुरू किया था, तो हम इसके साथ भी हो गए। इसके पहले भी हम लोग अपनी भी साइकिल चलाते रहे जहाँ भी मौका मिला। इसमें इस चार्टर्ड बाइक में खासियत ये है कि ये एक ऐप से, मोबाइल ऐप से चल जाता है और मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फ़ोन पर, एंड्रॉयड कोई भी फ़ोन हो उस पर हो जाता है और उसमें फिर आप इसका 300 रुपीज़ हम लोग जैसे पे करते हैं 3 मंथ्स के लिए, या 12 मंथ्स के लिए आप 1000 रुपीज़ के करीब पेमेंट करने से पूरे 12 मंथ चला सकते हैं। इसमें ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें ऐप को ओपन करना रहता है, देन उसका QR कोड इस बाइक का स्कैन करना होता है। तो QR कोड जैसे स्कैन करते हैं मोबाइल में आप इस बाइक का नंबर दिखने लगता है कि ये बाइक का नंबर क्या है। वो बाइक नंबर को जब आप क्लिक करते हैं तो एक OTP आता है, वो 4 डिजिट का OTP होता है जो यहाँ पर एक पैनल दिया हुआ है। इस पैनल पे वो 4 डिजिट का जब हम OTP इंटर करते हैं तो गाड़ी पे लिखा हुआ जाता है रेंटेड, मतलब वो हमारे लिए यूज़ करने के लिए हो गई है, गाड़ी अवेलेबल है। अब उसका लॉक वहाँ सामने से खोलते हैं और फिर गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है, आसानी से एक छोटा सा मोबाइल ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में डालकर आप इस चार्टर्ड बाइक को यूज़ कर सकते हैं, इसे चला सकते हैं, अपने शहर को प्रदूषण रहित बना सकते हैं, इसके अलावा अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं और अगर मैं बात करूँ कि आपने इस चार्टर्ड बाइक के हेल्प से अपने आप में क्या चेंजेस पाए हैं पिछले इन महीनों में? एक्चुअली मैं थोड़ा सा बॉडी की फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, खासकर जैसे कि अब इस उम्र के पड़ाव पर शुगर लेवल और BP ये 2 समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन मैंने जब से चार्टर्ड बाइक यूज़ करना शुरू किया है पिछले लगभग 9-10 महीने से, मुझे कभी भी शुगर लेवल और BP की समस्या नहीं हुई। मैं रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करा रहा हूँ। मैडम, आप भी ये साइकिल चलाती हैं? कब से चला रही हैं आप ये साइकिल? 9-10 मंथ से चला रही हूँ। 9-10 महीने से। तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया है? कुछ वेट लॉस हुआ है या शरीर में कुछ एनर्जी? क्या आपको एनर्जी तो महसूस होती है सुबह मॉर्निंग में, आप साइकिलिंग चला लेते हैं तो उससे आपको लगता है कि आप दिन भर एनर्जेटिक रह गए हैं और आपके नी प्रॉब्लम से थोड़ा आराम मिल जाता है। आप नॉर्मल रूप में तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, परंतु कम से कम साइकिलिंग के रूप में आप वो एक्सरसाइज डेली आप फिक्स हो जाता है कि आपको साइकिलिंग करना है, उससे आप नी को फिट रख सकते हैं। मैम, अगर बात करें बेनिफिट्स की तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं साइकिलिंग के? आप डेली एक्सरसाइज हो जाती है इससे, डेली वॉक करने निकलते हैं, रेगुलर एक पैटर्न बन जाता है आपका कि आप डेली आपको साइकिलिंग करना है तो आप चलाते रहेंगे। अच्छा, और मैं पूछना चाहती हूँ, आपको पुराने दिनों की याद भी आ गई क्या आपने? जी हाँ, बचपन में काफ़ी दिनों से साइकिल चलाई थी, वो बीच में ब्रेक हो गया था। कम से कम चार्टर्ड बाइक वालों ने साइकिल स्टार्ट करके ये तो कर दिया कि हम वापस अपने बचपन की ओर लौट सकते हैं। क्या बात है, ये है स्मार्ट सिटी की स्मार्ट साइकिल्स और स्मार्ट। तो देखा साइकिल चलाना कितना फ़ायदेमंद है। मेरी साथी ने आपको बता दिया कि बहुत अच्छा है। अभी ठंड का तो मौसम ही होता है फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ने का, मतलब सुबह थोड़ा सा उठने में तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन एक बार अगर उठ लिया जाए, वॉक करते करते साइकिल भी चला ली जाए तो मानकर चलिए पूरा दिन अच्छा रह सकता है।
मैंने आपको बताया था ना हमारे एक और मेहमान जुड़े हुए स्टूडियो में, अब उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मुमताज़ खान साहब। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, 3 बार से ज़्यादा ओलंपियन रह चुके हैं, एशियन गेम में 4 से 5 बार से भी ज़्यादा जा चुके हैं और ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स टीम के साथ इनको जाने का मौका भी मिला। आपको एक और चीज़ बता देते हैं, एकलव्य विश्वामित्र अवार्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपको पता है इसकी शुरुआत में अहम भागीदारी निभाने का जिन सदस्यों का नाम आता है उनमें महत्वपूर्ण नाम आता है मुमताज़ खान साहब का। सर, मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत मुझे शुरू कर देनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में, और बधाइयाँ भी। हम पहली बार मेज़बानी कर रहे हैं खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 की हम बात करें। सर 2022 बहुत बार मुझे ऐसा लग रहा है दर्शक सोच रहे होंगे कि मैं 22 क्यों बोल रही हूँ बार बार, चल तो 23 रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी रिवील कर देते हैं सर इस बात को। एक्चुअली क्या है कि तैयारी पहले करनी पड़ती, 2022 में अलॉटमेंट हुआ था इसका, और 2000 क्योंकि मैडम जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर यशोदा मैम जो है वो हर छोटी छोटी चीज़ देखती है, तो उनको लगा कि 22 और 23 ही 22 बराबर ही है, क्योंकि अभी तो 22 ही चल रहा है, मार्च के बाद 23 हो जाएगा जी। तो सर मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, सर जी फोन इन प्रोग्राम है, तो सवाल आपसे रखना चाह रहे हैं वो नंद स्वरूप मिश्रा है सर, वो बाराबंकी से, तो जान लेते हैं मिश्रा जी आपसे क्या पूछना सर। मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश में जानना चाहते हैं कि खेल की दुनिया में जाने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी सर जवाब। नहीं, जब आप बाराबंकी में रहते हैं तो बाराबंकी की जो स्टेट या जो आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में कोई एसोसिएशन होगा जिस स्पोर्ट्स के आप खेलना चाहते हैं, तो वहाँ के जो एसोसिएशन है और स्टेडियम आप जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा ग्राउंड में कि भैया कौन सा एसोसिएशन है, कौन है, उनकी कब एक्टिविटीज़ होती है, कब उनकी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, तो आप उसमें उनसे मिल के भाग लेना चाहो तो ले सकते हो। बिल्कुल सही बात है। तो आपको मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा। और भी लोग हमसे जुड़ना चाहें, अगर सवाल रखना चाहें कमला जी से या मुमताज़ सर से, तो आप 0755 हमारे भोपाल का कोड है, अगर आप भोपाल से बाहर लगाना चाहें, और 2660049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। टोल फ्री यानी निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, 1800-233-0040। आप डिस्प्ले हो ही रहा है हमारी स्क्रीन पर, चाहे तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा और फ़ोन घुमा लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है खेल। खेलो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, यूथ गेम 2022। सर 2022 की बात हो रही थी दरअसल। नहीं, 2022 ही चल रहा है, क्योंकि अभी मार्च के बाद 23 से स्टार्ट हो जाएगा। कैलेंडर जो है कोषालय के इस पर चलता है, और मेरे पास में जो मैडम बैठी हुई हैं जी, अपने देश की और प्रदेश की बहुत धरोहर है, इनका बहुत देश में नाम है, और इनके अवार्ड इनके लिए जो मिला है ये तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत छोटा है, इनको और अच्छे अवार्ड मिलने चाहिए। बहुत एक्टिव, और आज भी इतनी एक्टिव है इनके, मतलब खुद तो खेली है, इनके बच्चे भी बहुत सारे नेशनल लेवल पे जा रहे हैं इनके। बिल्कुल। तो रावत मैडम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे साथ में बैठी हुई है। बहुत मैं धन्यवाद दे देती हूँ आप दोनों को कि मुझे मौका मिल रहा है बहुत सारे सवाल रखने का आप दोनों से। बिल्कुल, जिस तरह से अवार्ड की बात हो रही थी, कमला रावत मैम को विक्रम अवार्ड और विश्वामित्र अवार्ड मिल चुका है। मैम, अवार्डों का जिक्र चला ही है तो एक सवाल बिल्कुल मन में उठ रहा है कि इस तरह के अवार्ड वाकई जोश पैदा कर देते हैं और एक जिम्मेदारी डाल देते हैं कंधों पर कि अब हमें और आगे बढ़ना है और अपने इस स्तर को और अगले स्तर पर, अगले लेवल पर लेकर जाना है खुद को और अपनी टीम को भी। बिल्कुल, जैसे हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के बाद जब रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट ही होता है जो हमारे अवार्ड हमको मिलते हैं, और उसके बाद उसके आगे हमको और प्रेरणा मिलती है कि इससे बड़ा मेडल लेंगे तो बड़ा अवार्ड मिलेगा। तो लगातार उस क्रम पे चलते जाना एक मतलब हमारे खिलाड़ियों के लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली सरकार का जो ये अवार्ड का फंक्शन है ये बहुत प्रोत्साहित करता है खिलाड़ी को, और मैं बता दूं कि भाई कमला रावत मैडम को जब अवार्ड मिला तो उस समय तो बहुत एक्टिव थी, पर आज भी उतनी एक्टिव है ये क्योंकि इनको जो अवार्ड मिला है इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इनके ऊपर कि यार अवार्ड ही है ये, तो ये हर जगह बैठेंगी या स्पोर्ट्स में जाएंगी तो इनके दिमाग में रहता है कि यार मैं अवार्ड हूँ तो मेरे को उस हिसाब से दूसरे जो स्पोर्ट्स वाले हैं या जो दूसरे खिलाड़ी उनके साथ उसी समय उसी जगह पेश आना चाहिए। बिल्कुल सही। सर पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब कि बहुत कई मायनों में ये गेम मुझे लगता खास है। एक
खेलो इंडिया में पहली बार मध्य प्रदेश मेजबानी कर रहा है, बहुत सारे खेलों को पहली बार मौका मिल रहा है। अगर हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो इस बार वो भी दमखम दिखाने वाला है। क्या कहना चाहेंगे सर, मतलब कई मायनों में और कई पहलुओं में, कई स्तर पर खास है? बहुत खास है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स भोपाल में हो रहा है। भोपाल में ही कहीं नेशनल इंटरनेशनल ने मीट आयोजित करी है। बलबीर सिंह कुशवाहा सर उसके सेक्रेटरी जनरल रहे और उनने बहुत अच्छे मीटें कराई। उनके बच्चे अपने देश में विदेशों में उनने कई मेडल लिए हैं। एशियन गेम में भी उनका मेडल था, तो बहुत बधाई के बात है। अब जब यहाँ भोपाल में हो रहा है, भोपाल का जो लेक कितना खूबसूरत है, भोपाल के बीचों बीच, और उसमें जब ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही तो पर्यटन के लिए भी और लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है वो, और उसमें हमारे मेडल अच्छे आएंगे। जी बिल्कुल सही बात है, मतलब वाकई बहुत खुशी की बात है। कोच को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे याद है जेएल यादव सर इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं सर उस प्रगति की हम बात करें, क्योंकि खेलों के क्षेत्र में प्रगति करता प्रदेश ये हमारा विषय है कार्यक्रम का। तो अगर हम विकास की बात करें इस गेम से या इस आयोजन से, हम प्रदेश को किस स्तर पर देखते हैं? आने वाले समय में किस विकास की हम कल्पना कर सकते हैं? जी मुमताज सर, आपसे ही सवाल करूंगी, फिर कल्पना मैम के पास। एक्चुअल में क्या है कि अपना जो प्रदेश है स्पोर्ट्स में पहले बहुत निम्न श्रेणी में जाता था। आज से 8 साल पहले कि हम लोग खेलते थे, 2-4 कम जैसे कमला रावत जैसे और 2-4-10 निकल जाते तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज की तारीख में जूनियर खिलाड़ी जो है जी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और सरकार भी उतना ही उनको तवज्जो दे रही है, उतना ही उनको फैसिलिटी दे रही है, क्योंकि हर चीज़ आज की तारीख में अपने प्रदेश में है। और मेरे ख्याल से प्रदेश में क्या देश का पहला स्टेट होगा जिसमें इतनी सारी एकेडमीज एक जगह स्टार्ट है। बिल्कुल ये मतलब हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो निश्चित तौर से अभी ये जूनियर बच्चे जो है अभी आने वाले खेल जो है 1-2 दिन में नहीं होता है। खेल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और खेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, मतलब ये बोलना चाहिए आपको कि एक्टिविटीज़ तो है ही है। अब पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम में आ गया आजकल ये, बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ पूरा सब सिस्टम पूरा सब डेवलप है और आने वाले जूनियर बच्चे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। जी कमला मैम, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की बात करें, आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो अगर हम उनके प्रदर्शन की बात करें, एक हम थोड़ा जागरूकता की भी बात कर लें, 2 क्योंकि खेलों से जुड़ना देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में जो उत्साह देखने को मिलता है, शायद अब वो आप अपने अनुभव से इसका जवाब दे दीजिएगा, आपको लगता है कि उन बच्चों को और ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, परिवारों को जागरूक करने की ज़रूरत है, उन्हें मौका देने की ज़रूरत है? बिल्कुल, इसमें हमारे खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से हर बार एक समर कैंप लगाए जाते हैं, हर ज़िले हर ग्रामीण क्षेत्र में लगाए जाते हैं, और उसके बाद उनमें से जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनका टैलेंट सर्च करके एकेडमी में बोर्डिंग में उनको उनकी योग्यता के अनुसार रखा जाता है। और जिस तरह से उनको उनकी डाइट हो गई, किट हो गई या आने जाने का जो खर्चा है, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और साथ में इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, इनका इंश्योरेंस भी करवाते हैं। खेल युवा कल्याण के बहुत अच्छे एक पूरा सिस्टमेटिकली सब कुछ किए जाने का एक प्रावधान है। और जब खिलाड़ी और अच्छा खेलता है, अब जैसे खेलो इंडिया में ही अगर वो मेडल लेकर आता है इस प्रतियोगिता में, तो भारत सरकार द्वारा भी उन्हें स्कॉलरशिप और इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट के लिए नेशनल कैंप में रखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा एक सिस्टमेटिकली सब किया गया है और इसको कर सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में ज़्यादा मेहनती होते हैं, इसलिए उनमें थोड़ा सा उनको बस शिक्षा देने की ज़रूरत है कि उनको मालूम हो कि कहाँ से करना है, कैसे आना है और उनके लिए कौन सा गेम वो होगा। इसके लिए हमारे स्पोर्ट्स सेंटर भी बहुत अच्छे बने हैं, उसमें बहुत आधुनिक मशीनें आई हैं जिससे उनका पूरा बॉडी का एक टेस्ट होके पता पड़ता है कि किस खिलाड़ी को किस गेम में जाना चाहिए और उसमें क्या कमी है, उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे मस्कुलर है या बाकी चीज़ें हैं। और साइकोलॉजिकल भी यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स वगैरह सब रहते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, सब अपने डाइट के लिए भी बताते हैं। और स्पोर्ट्स साइंस बहुत तरक्की कर रहा है आज। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आधुनिक है, अब पहले जैसा नहीं है। हर चीज़ को आपको ध्यान में रख के करना पड़ता है अपनी तैयारी।
जी, आप तो इस बात का उदाहरण है, क्योंकि हम जब भी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अब पीछे नहीं है। खेलों की बात करें या फिर मैदान में जंग की बात करें, हर क्षेत्र में आगे बढ़े और आप इसका सजीव उदाहरण इस वक्त सजीव फोन इन कार्यक्रम में है। तो बिल्कुल आप सवाल रखिए कमला मैम से। अगर कोई हमारी महिला सदस्य इस वक्त परिवार के साथ बैठकर कार्यक्रम को देख रही हो, मैम की अगर बातचीत सुन रही हैं तो ज़रूर आप सवाल रख सकते हैं। और इसका एक और उदाहरण अभी हाल ही में हमें मिला देखने को, 29 जनवरी की मैं बात कर ही रही थी कि सौम्या तिवारी हमारी बेटी मात्र 16 से 17 के बीच की है और उसने हाल ही में अपने नाम का परचम लहरा दिया। वो भले ही अभी भोपाल नहीं आ पाई हैं, लेकिन बोलते ना हर शिष्या के पीछे उसके गुरु का महत्वपूर्ण हाथ होता है। हम गुरु से ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे। तो आप फ़ोन लाइन हमारी खुली हुई है, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। तो फिलहाल तो आप कमला मैम से सवाल रख सकते हैं, मुमताज़ सर से सवाल रख सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ हमारी फ़ोन लाइन्स, हमारे नंबर क्या है वो भी आप सुन लीजिए फिर से। जो इस वक्त नए नए दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे, हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं 075526600049 या फिर टोल फ्री नंबर 180023300040। मुमताज़ खान साहब, हमने बता दिया आपको कि वाइस प्रेसिडेंट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और कमला मैम, कमला रावत जी डीएसपी है मध्य प्रदेश पुलिस में, और वो भी खेलों से जुड़ी हुई है कई सालों से और उसी के लिए अपनी एक गहरी पहचान रखती हैं। मुमताज़ सर, मध्य प्रदेश के तकरीबन 26 खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कितनी एथलेटिक्स की बात कर रही हूँ मैं, एथलेटिक्स के 26 खिलाड़ी के आसपास। एथलेटिक जो है वो छोटा इवेंट नहीं है, एथलेटिक बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत ही 0.00 से भी हार जीत हो जाती है इसमें। तो इसमें ये बोल नहीं सकते कि हाँ प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, और कम से कम मुझे जो उम्मीद है 8 से 10 मेडल आने चाहिए मेरे। तो आई थिंक इतनी तो आने ही चाहिए और आएंगे भी, इतना ऐसी उम्मीद है मेरे को। क्योंकि जो बच्चे लोगों ने मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है, कैंप लगाया उनका, सरकार ने जो फैसिलिटी दी है, तो उनका ही फर्ज बनता है। और खेल में कुछ कह नहीं सकते किसी का भी कौन कब जीतेगा कब हारेगा, क्योंकि वो तो मेहनत पे डिपेंड करता है। और हर बच्चा अपनी अपनी मेहनत करके अपने आप को सक्षम महसूस करता है दूसरों से। एथलेटिक तो इंडिविजुअल गेम है, तो इसमें जरूर अच्छा प्रदर्शन होगा हमारी टीम का। जी सर, अगर मध्य प्रदेश में खेलों की बात करें, खेल प्रतिभाओं की बात करें, दूसरे राज्यों की तुलना में हमारा प्रदेश कितना भिन्न है या क्या खासियत रखता है, और अभी किन चीज़ों की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? नहीं, देखिए ज़रूरत तो अभी अपने प्रदेश में हर चीज़ जो है, कमला ने बताया कि भैया अब गेम जो है बहुत मॉडिफाइड तरीके से स्टार्ट हो गया। उसमें डाइटिशियन चाहिए, उसमें मसाजर चाहिए, उसमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए, उसके डाइटिशियन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन या कंप्यूटर में बैठ के उसका चेक करा जाता है डॉक्टर से। जो डॉक्टर लोग रहते हैं वो भी पूरे कंटिन्यूस को चेक करते रहते हैं। जी। तो हमारे यहाँ सब फैसिलिटी है और हमारा जूनियर ग्रुप बहुत अच्छा है। आने वाले समय में जूनियर हमारे मेडल हमारे एशियन गेम में और इसमें रहेंगे, ये 100% तय है। बिल्कुल। कमला मैम, जहाँ आप अपने शिष्याओं को अगर कहा जाए कि उनको एजुकेट करती हैं या उनको ट्रेन करती हैं, वहीं घर में भी एक ट्रेनिंग चलती है आपकी, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ। बता दें, कमला रावत मैम के बेटे जो हैं वो भी साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं, रोड बाइक साइकिलिंग कहते हैं सर मैम उसको। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उनका भी जिक्र हो जाए और किस तरह से एक व्यक्तित्व विकास के लिए बच्चे के खेल से जोड़ना कितना ज़रूरी है, और वो जो जुनून आप देखती होंगी अपने बेटे में, उसका जिक्र भी ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल। मेरे बेटे का नाम अनंत सिंह मेहरा है। वो पिछले 2-3 साल से साइकिलिंग कर रहा है और नेशनल लेवल पे अच्छी होल्डिंग पोजीशन लेता है। और इस बार जो खेलो इंडिया खेल हो रहे हैं उसमें वो जबलपुर में 100 किलोमीटर रन करेगा। क्या बात है। तो वो अपनी प्रैक्टिस पूरी अपनी 100% तैयारी के साथ कर रहा है और बाकी आप लोगों का आशीर्वाद और उसमें जो रिजल्ट रहेगा वो आपके सामने आएगा। बिल्कुल, ये बात ज़रूर गौर करने वाली है और बताने वाली भी है कि बेटे में इतना जुनून है कि वो चाहते हैं कि वो अपने दम पर अपना नाम बनाए। शायद यही कारण है कि वो चाहते ही नहीं कि किसी भी तरह से उनको रिवील किया जाए या उनका चेहरा भी बताया जाए। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि वो जीत कर आएँ और इसी स्टूडियो में हम उनसे चर्चा करें। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हाथ जो भूमिका होती है वो एक माँ की ही होती है, और जब माँ खिलाड़ी हो तो फिर कहने ही क्या। मुमताज़ सर, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? नहीं, देखिए माँ तो
माँ की तो बात ये लगे, मेन ट्रेनिंग तो माँ से प्राप्त होती है और माँ ही का पूरा जो कंसल्टेशन बच्चों के ऊपर रहता है, बच्चे का माँ के ऊपर रहता है और वो बच्चे को जो सिखाती है उसी लाइन पे बच्चा चलता है आगे। और ये बहुत खुशी की बात है, आज मुझे आज पता पड़ रहा है कि साइकिलिस्ट है तो और निश्चित तौर से जब इसकी मम्मी इतनी अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन रही तो वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। और हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा आगे जाए। मेरे ही बच्चे भी स्विमर थे, दोनों नेशनल खेले, नेशनल मेडलिस्ट हैं, पर अब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ आ गई है कि वो उसको अलग कर देती है खेल से। तो खेल के साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो यही है कि भाई पढ़ाई भी करो, खेल भी खेलो, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर अच्छे रहोगे तो आप फिजिकली भी अच्छे रहोगे। आप देखेंगे कि भाई कोई जूनियर बच्चा रहता है और सीनियर को मार देता है कि वो मेंटली परफेक्ट रहता है, स्ट्रांग रहता है। आप चाइना में देख लीजिए, हमारा एक जंपर है, हाई जंप करने जाएगा 5 फीट का 6 फीट जंप कर जाएगा। और इंडिया का जो है वो देखेगा यार कि मैं 6 फीट का हूँ, मेरे को 6 फीट करना है, तो वो सोचेगा क्यों, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो स्पोर्ट्स में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रांग होगा तो वो उसको कोई हार नहीं सकता। फिजिकली भले ही ठीक है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में। बिल्कुल सही बात है। और चूंकि आप जिस उत्साह और जोश की बात कर रहे थे, जो उदाहरण आप दे रहे थे एक खिलाड़ी का, वो जब इस तरह के जोश की बात करते तो एक चेहरा और उभर कर आता है। नीरज चोपड़ा की को हम कैसे भूल सकते हैं भाला फेंक में। मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे भाला फेंक को, और जैसे ही नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रच दिया तो अब बच्चा बच्चा जानने लगा। और शायद जब कोई जीत अर्जित करता है खिलाड़ी तो एक माइलस्टोन यानी मील का पत्थर सेट हो जाता है कि हर परिवार ये सोचने लगता है कि उनका बेटा भी एक उनकी बेटी हो तो सौम्या तिवारी बन जाए और बेटा हो तो नीरज चोपड़ा। मतलब इस तरह के उदाहरण सेट करते चले जाते हैं। मुमताज सर क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी खिलाड़ी पर भी आ जाती है सर, कोच के साथ साथ। मैं नीरज चोपड़ा जी की बात करूँगी तो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था वो। मेरे पास में बहुत समय रहा, जूनियर में था जब भी मेरे पास में था, ओलंपिक में गया था जब भी मैं इस ओलंपिक में तो मैं नहीं गया था, वहाँ उसके पहले वाले एशियन गेम में मेरे साथ में था। कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में मेरे साथ में, उसने वहाँ भी गोल्ड लिया, यहाँ भी गोल्ड लिया, जूनियर में गोल्ड लिया, सीनियर में गोल्ड लिया, एशियन में लिया, कॉमनवेल्थ में लिया, ओलंपिक में लिया। इससे बड़ी चीज़ अपने देश के लिए क्या हो सकती है कि अपना एक खिलाड़ी जो शुरू से लेकर आगे तक के गोल्ड ही ले रहा है। और निश्चित तौर से उसमें टैलेंट था, बहुत मेहनत करता है, क्योंकि ओलंपिक में मेडल लेना कोई बाई लक नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं निश्चित तौर से वो बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी है हमारे देश का। और उसी के उसमें हम लोग हर 7 तारीख को उसने जिस दिन मेडल लिया था, हम लोग पूरे देश में जेवलिन थ्रो करवाते हैं। एक बात बहुत देर से मैं आप दोनों से अब चर्चा कर रही हूँ तो नोट कर रही हूँ इस बात को, जो बात लिखित में कही गई है कि भाग्य से नहीं बल्कि किस्मत से चमकता है सितारा। आप दोनों ने बातचीत में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि किस्मत होगी तो ले जाएंगे मेडल, किस्मत होगी तो अवार्ड मिलेगा। ये हमारे दर्शक इस वक्त जो कार्यक्रम को देख रहे हैं ना, समझिए ये अनुभवी लोग, ये कोच है, ये उस दौर से उस रास्ते से गुजरे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं कि मेहनत पर ही पूरा भरोसा जताना होता है। मतलब मेहनत बारे जितना छोड़ देते होंगे ना उतने ही किस्मत वालों को मिल पाता है। मुमताज सर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि खेल तो एक तपस्या है और तपस्या करने के बाद ही खिलाड़ी खेल का खिलाड़ी बनता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि खेल बाई लक है ही नहीं कभी। खेल तो जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, आप देख लीजिएगा जी। बिल्कुल। कमला रावत जब प्रैक्टिस करती थी, मुझे याद है कि सुबह 5 बजे उठ के दौड़ भी लगाती थी, दिन में जाके उठा के भटकती थी भी लोगों को। या स्कूल में भी रही, यूनिवर्सिटी में भी रही, ओपन में भी रही, इंटरनेशनल लेवल पे रही। तो ये इसने मेहनत करी है। और हर एथलीट खिलाड़ी जो है वो मेहनत करेगा तो ही आगे बढ़ेगा। आप सोचो कि मैं मेहनत नहीं करूं, क्योंकि अब मेहनत करना बहुत ज़रूरी हो गया। अब इतने सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, खासतौर से मोबाइल और कंप्यूटर की, वो आपको छोड़ता ही नहीं है। इसलिए ग्राउंड में जाना बहुत जरूरी। मुझे लगता है इस सवाल पर मैं और गहराई से कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहूँगी और आपसे हल भी लूँगी, उसका सजेशन लूँगी। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण सदस्य इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमला मैम, मुमताज़ सर, हम बातचीत में शामिल करने वाले हैं एक ऐसे कोच को, एक ऐसे गुरु को जिनकी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी इस वक्त। मैं बात कर
कर रही हूँ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए सुरेश इलानी साहब की। बहुत बहुत स्वागत है सर। सुरेश जी का परिचय देंगे। कोच हैं ये सौम्या तिवारी। जी हाँ, उसी सौम्या जिसने विनिंग पारी खेली है महिला क्रिकेट टीम अंडर 19 में, जो वर्ल्ड कप हमने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में खेला और जीत अर्जित की। सुरेश इलानी साहब, कोच सौम्या तिवारी अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे मौका दिया। सर बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां सर आपको। धन्यवाद। इस तरह से भी दे दो। ये सारी बधाइयाँ इकट्ठी करके रखी है, सौम्या जब भोपाल आएगी बिल्कुल तो हम सर, सब मिलके उसको देंगे बधाइयाँ। बिल्कुल सर। भोपाल के हर घर में तो खुशी थी ही, सौम्या के घर के साथ साथ प्रदेश का कोना कोना भी चमक रहा था। मतलब कितनी खुशी हो रही होगी इसका अंदाजा शायद आपकी इस मुस्कुराहट से समझ में आ गया। सर मैंने जितना जाना है सौम्या को, शुरुआत में जब पहली बार वो आई थी स्टेडियम में तो रोते हुए वापस चली गई थी, लेकिन जुनून ऐसा था कि दोबारा आपके पास आ गई थी। वो अनुभव साझा कीजिए ना जरा मुझे, वो छोटी सौम्या का। ऐसा हुआ था कि 2016 में ये मेरे पास आई बड़ी सिस्टर के साथ, साक्षी तिवारी सिस्टर थी। जी। तो उस समय मेरे को जो अनुभव मिला था, मेरी 2 लड़कियां, एक लड़की इंडिया अंडर 19 कैंप के बाद उसका इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था। जी। एक लड़की और थी जो सेंट्रल जोन में स्टैंड बाई बन के रह गई थी, उन्होंने खेल छोड़ दिया। जी। तो मेरे को ये अनुभव मिला कि यार मैं लड़कियों पे इतनी मेहनत करता हूँ हाँ। और ये लड़कियां है ना फिर थोड़ा रुआसी हो जाती है और खेल छोड़ देती हैं। हाँ। तो मैंने उनको समझाया भी, पर वो मानी नहीं, खेल छोड़ दिया, 2 साल नहीं आई। तो एक कोच की मेहनत, एक खिलाड़ी की मेहनत इस तरह से नष्ट हो जाती है। तो फिर मैंने कहा लड़कियों को मैं नहीं करूंगा कोचिंग। ये उस समय आई उस पीरियड में कि जब मैं लड़कियों को कोचिंग नहीं कर रहा था। जी। मैंने इसको मना किया, मैं लड़कियों को कोचिंग नहीं करूंगा। तो ये वहां रोने लगी। इसकी सिस्टर बोली सर कोशिश करिए ना सर, इसको लीजिए, ये बहुत खेलना चाहती है। मैंने कहा नहीं भाई, आप कोई दूसरी एकेडमी देखिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 दिन तक ये घर में रोती रही, इसके मम्मी पापा परेशान हो गए। फिर ये आई 2 दिन बाद मेरे पास सिस्टर के साथ कि सर प्लीज इसको ज्वाइन कराइए, ट्रेनिंग दीजिए। जी। तो मैंने सोचा यार ये लड़की इतना घर में उधम मचा रखा है, इसने रोना गाना करता है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई बात है क्रिकेट के प्रति। हाँ। तो फिर मैंने उसको लिया, जी। शुरू में लिया। तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोला जरा इसको रिपोर्ट देना मुझे, क्या करती है, कैसा क्या करती है। तो कुछ बाद मैंने रिपोर्ट ली तो बोले सर ये बहुत अच्छी फील्डिंग करती है। हाँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा, अब इस तक मेहनत करता है। तो फिर मैंने बॉलिंग को तैयार किया। जब ये बॉलिंग करने लगी अच्छी, तो पूरे भोपाल में नाम होने लगा कि साहब ये एक लड़की है 2 साल बाद की, साहब ये 5-5, 6-6 विकेट लेती है। हाँ। और लड़के स्टेट करने लगे। हाँ। बाद में ये हुआ कि उसकी बॉलिंग को देखते हुए टूर्नामेंट में उसको खिलाने के लिए मना करने लगे कि नहीं साहब हम लड़की को नहीं खिलाएंगे, हाँ। सौम्या को नहीं खिलाएंगे। हाँ। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हो गया, लड़की है ये तो वीक पॉइंट आपके लिए, लड़कों के लिए तो फायदेमंद है कि कमजोर खिलाड़ी आपको मिल। नहीं नहीं सर, ये सौम्या को नहीं खिलाएंगे हम। अच्छा। तो इस तरह से उसका नाम हो गया। जी। फिर मैंने उनको बताया भाई नहीं खेलने दो, बोले नहीं साहब, 2 जगह ऐसी बात हुई। फिर एक बार मैंने ऑल सेंट स्कूल एयरपोर्ट के पास में वहां पर इसको खिलाया। हाँ। हाँ। तो वहां इसको मैंने बैटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दिया था। तो मैंने कहा देखूं इसको टेस्ट करूं बैटिंग कैसा करती है। जी। तो इसने वहां जाकर पहले मैच में 100 रन बना दिए। क्या बात है, क्या मतलब बात है उसका सर। मैच था, और 100 रन कितनी बड़ी बात होती है ये आप लोग बिल्कुल। समझ सकते हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। इस तरह से वो बच्ची लड़कों के साथ खेलते खेलते आज यहाँ पहुंची है। और मेरी भावना ये थी कि लड़कों के साथ कंपटीशन करेगी तो इसका लेवल बढ़ेगा, और गर्ल्स में जब ये खेलने जाएगी तो वो उसको आसानी रहेगी। मतलब सर एक बात याद आ गई सर मुझे। मतलब वो गुरु और शिष्य की वो वाली बात याद आई जहाँ धीरे से समझाया जा रहा था कि छोरी है समझकर लड़ियो, और छोरी कह रही थी कि छोरी समझकर मत लड़ियो। बहुत खूबसूरत बात सर। थैंक यू। और सर एक सवाल और उठ रहा था कि अभी हाल ही में जब सौम्या के व्यक्तित्व पर चर्चा हो रही थी तो ये बात छाई हुई है कि विराट कोहली की फैन सौम्या तिवारी ग्राउंड पर उतनी ही अग्रेसिव होती है। ये अग्रेशन सही है सर एक खिलाड़ी के लिए? हाँ बहुत सही है, और मगर उसके साथ समझ भी चाहिए, सूझबूझ भी चाहिए। तो खिलाड़ी में ये चीजें होनी चाहिए। तो वो चीजें सौम्या में है कि वो एग्रेसिव है, हाँ। करती नहीं है भी चीज है, और फाइटर है, आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ती है। तो ये चीजें खेल में आक्रामकता भी चाहिए मगर उसके साथ समझदारी भी चाहिए। बिल्कुल सही। वो दोनों चीजें उसमें सौम्या में बहुत है। बिल्कुल।
क्या कहना चाहेंगे भविष्य को लेकर? अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन अभी खेल अभी बाकी है। अभी तो ये समझ लीजिए कि ये अंगड़ाई है। बिल्कुल सही। अब ये जी, बच्ची हिंदुस्तान में नया ऊंचाइयां स्थापित करेगी महिला क्रिकेट में, ऐसी बिल्कुल। मेरी उम्मीद है। बिल्कुल। और जब गुरु सुरेश भाई मुमताज खान बोल रहा हूँ। मुमताज भाई नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो आपको, और ये आपका एफर्ट है कि आप दिन में 24 घंटे में आधा समय तो ग्राउंड पे रहते हो आप। और मुझे याद है अपन जब स्कूल में खेलते थे, जब अपन दोनों साथ में खेले हैं। जी, स्कूल में साथ पढ़े हैं, हाँ, जी, जी, तो बहुत मोहल्ले में रहे हैं, और आप तो बचपन से देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं भी देख रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे मुझे मोटिवेट किया नहीं के नहीं, लिए। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत हीरा चुन के निकाला है, उसका और अच्छा तराश के और अच्छा पता पड़ना चाहिए। अब तो दुनिया में उसका नाम भी होना है। बिल्कुल, गुरु की मेहनत और शिष्या की का प्रदर्शन। बहुत सारी शुभकामनाएं सर, बहुत सारा धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुरेश जेनानी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, चर्चा कर रहे थे। कोच हैं, और सौम्या तिवारी जिनका हम जिक्र कर रहे थे अभी अंडर 19 में, जिन्होंने विनिंग पारी खेली थी। सर, हम वापस आ जाते हैं खेलों की प्रगति से प्रदेश जो चमक रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम उसके विकास की बात करें या इस तरह के खिलाड़ियों की बात करें जिनको एक अच्छा गुरु मिलना, एक अच्छा माहौल मिलना, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं सर एक खिलाड़ी के प्रदर्शन में। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, क्या कहेंगे? उसको अच्छा उसका जो मेंटली जो है बच्चा जो है वो बड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। इसके लिए उसको एटमॉस्फेयर भी इसी टाइप का चाहिए जी। कि भाई कोच है, उसको कोचिंग दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, उसको थोड़ा बहुत प्यार से उसको मोटिवेशन कर रहा है, तो वो और आगे जाएगा। जी जी जी। क्योंकि आपने देखा कि बच्चे लोग, हर आदमी बच्चा कोच ढूंढ रहा है आजकल, पर जब तक के ग्राउंड में नहीं जाएगा जब तक उसको कोच मिलेगा नहीं। और उसको ग्राउंड में जाना उसका लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेइंग पॉपुलेशन आज की तारीख में कम होती जा रही है अपने प्रदेश में भी, और फैसिलिटी ज़्यादा होती जा रही है। तो इसलिए क्या है कि ग्राउंड में आएगा बच्चा तो ही उसको कोच भी अच्छा मिलेगा, कोच अच्छा मिलेगा तो उसका प्रदर्शन भी अच्छा होगा। क्योंकि कोच जो ट्रेनिंग जो तराशता है वो उसकी एक्टिविटीज़ देख के भाई उसने थ्रो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, जंप्स कर रहा है तो उसका स्टेप क्या, टेकअप कैसा ले रहा है, तो ये सब छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, ये कोच ही समझ सकता है। बिल्कुल। कमला, में अगर घर में कोई भी खिलाड़ी ना हो, ऐसे समय में एक बच्चा जब उस सपने को बुनता है कि उसे खिलाड़ी बनना है, लेकिन परिवार की तरफ से शायद ये समझ पाना कि खेल कूद के क्या होगा, जबकि ये इसके विपरीत ये सोचना कि खेल कूद में भी नाम कमाया जा सकता है, करियर बनाया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे खिलाड़ी, अभी हम जो बात कर रहे थे सौम्या के बारे में, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो उदाहरण है, बच्चे हैं जो उदाहरण है इस बात का। क्या आप जूझती हैं, अभिभावक इस तरह के सवाल लेकर आते होंगे कि कोई भविष्य होगा भी कि नहीं होगा, कुछ सालों बाद कहीं ऐसा तो ना हो कि खेल छोड़कर भी घर में आ जाए तो ना ये हाथ में रह जाए ना कुछ और हाथ में रह जाए? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ओलंपिक में मेडल ले आए, एशियन में ले आए, लेकिन इसके लिए ये एक दिन का नहीं होता। जिस तरह से हम एक पेड़ लगाते हैं और वो पेड़ को अच्छे से जब देखभाल होती है तब वो जाके बड़ा होके फल देगा, वैसे ही स्पोर्ट्स का है। आप डेली उसमें पानी डालो, मतलब डेली प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरह से करोगे, उसके आसपास आलतू फालतू चीज़ें ना आए जिससे वो बिगड़े या गलत राह पे चले, तो वो डेफिनेटली अपनी मंजिल पाता है। और ऐसा कोई किसी को नहीं बोल सकता कि वो आगे क्या करेगा, लेकिन मेहनत करेगा तो वो मेडल लाएगा, ये मैं कहती हूँ। बिल्कुल। तो जैसे जब मैं छोटी थी, अभी तो संसाधन इतने बढ़ चुके हैं कि खिलाड़ियों को मतलब बहुत इजी सब चीज़ मिलता है। और मैं स्टेडियम में देखती थी कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के साथ में आते हैं, कार से आते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे रुक के उनके लिए टिफ़िन भी लेके आएंगे, पानी भी लाएंगे, फिर साथ में उनको लेके जाएंगे, ऐसा भी है। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हम लोग खेलने जाते थे तो पापा मम्मी लोग बोलते थे कि पढ़ाई करो, घर पे रहो, तो हम लोग अपना टाइम एडजस्ट करते थे कि टाइम पढ़ाई के लिए भी निकले और घर के कामों के लिए भी, और प्लस अपना स्पोर्ट्स कर सकें। तो ये डिसिप्लिन से आता है। जब एक खिलाड़ी आप ग्राउंड पे आ रहा है तो उसको खुद को आना चाहिए। आज मैं एक एग्जांपल अपने बेटे का ही देती हूँ कि वो अपने आप उठ के अपने लिए नाश्ता भी बना के ट्रेनिंग करने जाता है, और 5-5 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद वो घर आके फिर पूछता है कि खाने में आज क्या बना है। जी। तो उसका डाइट बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा कितना प्रैक्टिस करके आया और उसको क्या डाइट चाहिए। तो ये एक कोचिंग के साथ में, आप कोच के साथ में रहोगे तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे, नहीं तो
मस्कुलर इंजरीज हो जाती हैं जो बहुत बाद में तकलीफदेह होती हैं और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को अपना भविष्य वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। तो आपको सारा नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। कोच के पास जाना, जैसे मुमताज़ साहब ने बोला है कि कोच के पास जाना ज़रूरी है, तो है। बिना कोच के आप मतलब कर लोगे लेकिन उस जगह पे नहीं पहुंच पाओगे जो आपका लक्ष्य है। बिल्कुल, गुरु बिन ज्ञान न होवे, तो सच है। मुमताज़ सर, अगर सुविधाएं ज़्यादा दे दी जाए, मतलब सुविधा संपन्न बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर पाए, ऐसा तो नहीं कि सुविधाएं दे दी जाए तो अनुशासन से दूर हो जाए बच्चे। जैसा कि एक उदाहरण कमला मैम ने दिया ही था कि अगर सुविधा संपन्न हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं, टिफ़िन आ रहा है कि नहीं, या कार से नीचे उतरते ही अगर मैदान में पहुंच गए तो मैदान में पहुंचने का मतलब ये नहीं कि मेडल भी हाथ में है। बच्चे में जज्बा होना चाहिए, उसके लिए खेल के प्रति वो उतना इंटरेस्टेड भी होना चाहिए, क्योंकि खेल जब खेलता है, जब खिलाड़ी बनता है वो, तो वो देखता है कि मुझसे जो बड़ा खिलाड़ी जैसे ओलंपिक में मेडल लिया है, एशियन में मेडल लिया है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, उसकी क्या दिनचर्या है, वो कैसी प्रैक्टिस करता था, वो कितनी ट्रेनिंग करता है, वो वेट ट्रेनिंग कब करता है, डाइट कब लेता है, उसको मसाजर क्या देता है मसाज, उसको थेरेपिस्ट कैसी थेरेपी दे रहा है, ये सब चीज़ वो देखते थे। क्योंकि आजकल नेट जो आ गया उसमें सब चीज़ मिल जाती है। तो बच्चा जो है उसको फैसिलिटी देना तो ठीक है, उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। उसका खुद का इंटरेस्ट होगा तो वही आगे तरक्की करेगा। फैसिलिटी मिल जाने से ये जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाए, उसका खुद का अपने पास खुद का भी ब्रेन उसका चलना चाहिए, दिमाग। तो इसीलिए खिलाड़ी के लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है ही है, उसके कोचिंग जरूरी है ही, पर उसका खुद का खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो ही आगे बढ़ेगा वो। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मुमताज़ सर से जुड़कर सवाल रखना चाहें, कमला मैम से कोई सवाल, या कोई भी बच्चा भी अपने अगर सवाल को रखना चाहे खेल से जुड़ा हुआ, या आप बच्चे को खेल से जोड़ना चाहते हैं, तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये तमाम सवाल रखने के लिए हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए एक बार फिर से। संक्षिप्त समय होता है, कोशिश ये की जानी चाहिए कि ढेर सारे सवाल आए ताकि ढेर सारे जवाब मिल सकें। 0755 डिस्प्ले हो ही रहा है, 266-0049, 1800-233-0040 हमारा टोल फ्री नंबर है, जिसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। टोल फ्री नंबर। मैम, बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दूसरे शहर में, अगर हम भोपाल की एकेडमी की बात करें, भोपाल की एकेडमी में बच्चे को एकेडमी में डालने के लिए बेटियों के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है कि घर से दूर क्या बच्ची सुरक्षित रहेगी, क्योंकि सुरक्षा हाशिए पर आ जाती है। बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी और पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगी कि जो खेल युवा कल्याण विभाग में या किसी भी जगह पे हम नेशनल लेवल पे भी अगर कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो हॉस्टल होते हैं वहाँ पे वार्डन होती है, वुमेंस वार्डन वहाँ पे अपना काम करती हैं, उनका वहाँ पे गार्ड वार्ड भी लगे रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और खिलाड़ी एक मतलब अपना पूरा एक लक्ष्य लेके चलता है कि मुझे अच्छे काम करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, यही मेरा दिनचर्या है, बाकी उसको सोचने के लिए मौका ही नहीं मिलता किसी और चीज़ का। तो ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पेरेंट्स को, और खिलाड़ी समझदार होता है, वो डिसिप्लिन में रहता है, और ऐसी असुरक्षा वाली कोई बात नहीं होती है। जी बिल्कुल। मुमताज़ सर, अगर हम इस खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात करें, नीतियों की बात करें, प्रदेश सरकार किस तरह से मददगार हो रही है इस वक्त खेलों के लिए? नहीं, खेल नीति तो अभी है नहीं, खेल नीति एक बननी चाहिए स्टेट में। बहुत पहले खेल नीति बनी थी हम मेरे समय में, तो एक खेल नीति बनना चाहिए जिसमें जो खिलाड़ी रहता है, जो नेशनल लेवल पे खेला हुआ है, हाँ, और उसको जो स्पोर्ट्स से उसको एजुकेशन से जोड़ना चाहिए कि भाई वो नेशनल खेला है तो उसको 2%, 5%, 10% उसको मार्क्स मिलने चाहिए अलग से। क्योंकि हर बच्चा हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए। बहुत कम बच्चे पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं उसका ये ना बन के स्पोर्ट्समैन बन जाए। तो स्पोर्ट्स की एक एज और एक टाइम सीमित रहता है। तो जो बच्चा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है तो उसको अब तो बहुत सारी फैसिलिटी दे दी, अब तो सरकार उसको डायरेक्ट डीएसपी बना रही है, और उसको हर चीज़ की सुविधा दे रही है, इवन उसको मकान भी दे रही है, उसको स्टाइपेंड भी दे रही है, उसको पैसे भी दे रही है। पहले ये नहीं था, तो सरकार कर रही है, पर स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें इस सब चीज़ का समावेश हो कि भैया स्टेट में खिला तो उसको 2% दें, नेशनल खेला है 4 दें, नेशनल मेडल लिया है तो 10 दें। तो एक इस टाइप की पॉलिसी मेरे ख्याल से जल्दी एक पॉलिसी हो सकता है बनने वाली है। ये अभी मेरी डायरेक्ट बात तो हो नहीं पाई है, पर हाँ चल रहा है ये प्रोसीजर अभी।
कमला मैम, क्या इस तरह के एक्सपीरियंस भी होते हैं कि बच्चे देखा देखी में आ जाते हैं कि मुझे खेल मैदान तक तो पहुंचना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है सफ़र बीच में छूट जाता है, यानी एक अच्छा खिलाड़ी प्रदेश को मिलते मिलते रह जाता है। इस तरह के अनुभव भी हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। मैं अपना ही एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने खेलना शुरू किया था तो गर्मी के टाइम पे BHL स्पोर्ट्स क्लब में सब लोगों ने अपने अपने फॉर्म भरे और गए। मेरे मोहल्ले से हम 15 लोग गए थे, लेकिन 3 दिन में उनके हाथ पैर थक गए, दर्द होने लगा, वो सहन नहीं कर पाए, उनने छोड़ दिया। फिर थोड़े और बचे थे, वो थोड़े दिन के बाद और फिर स्कूल खुले तो उनके मम्मी पापा ने बोला नहीं छोड़ दो। तो ऐसे बहुत सारी संख्या घटते घटते आखिरी में एक बची जो कंटिन्यू मैंने किया, चाहे बारिश हो, ठंड हो, धूप हो। खिलाड़ी अगर खेलना चाहे तो वो किसी भी परिस्थिति में जाके खेल के आएगा। अगर एक दिन भी हम प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाते थे तो ऐसा लगता था बीमार हो गए, आज का दिन खराब हो गया। तो ग्राउंड जाके ही लगता था कि नहीं यही है जीवन। तो इस तरह से होता है, मतलब आपका जुनून जैसा होगा ना वैसे ही आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब खिलाड़ी कहलाता ही तब है जब वो हर स्थिति और परिस्थिति से लड़ने लायक बन जाता है, क्योंकि सिर्फ खेल के मैदान में यानी खेल से जुड़ने वाला ही खिलाड़ी नहीं कहा जाता। कुछ लोग अपने जीवन में जिन स्थितियों से जूझ रहे हैं और दृढ़ता के साथ उस मैदान में डटे हुए हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं, वो भी अपने आप में खिलाड़ी की परिभाषा में आ जाता है। मुमताज सर, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ सुविधाएं अभी नहीं पहुंची हैं, जागरूक भी नहीं है उतने ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से भी अच्छे खिलाड़ी आ सकते हैं, बट सुविधाएं ना होने की वजह से या जागरूकता ना होने की वजह से, अभिभावकों के लिए भी बोल सकते हैं, और बच्चा शायद अपनी बात भी नहीं कह सकता। ये तो एक कॉमन समस्या है, अपनी भावनाएं व्यक्त ना कर पाने वाली समस्या। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये सब था कि भाई ग्रामीण में या जो पिछड़ा हुआ एरिया है वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन जो है बेचारा मेहनत भी कर लेता पर निकल नहीं पाता था। अब वो समय नहीं है। अब क्या है कि सरकार ने टैलेंट सर्च निकाला है, जिसमें जितने भी टैलेंट सर्च करते हैं उनकी टीम जाती है, उसमें कोचेज रहते हैं, और कोचेज के अलावा नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के कुछ खिलाड़ी भी रहते हैं जो बच्चों को देखते हैं। हर गांव में जाके प्रतियोगिताएं होती है और ग्रामीण खेलकूद होते हैं। तो बच्चे अब उसमें ऐसा नहीं कि बच्चा गांव में या अंदर बैकवर्ड एरिया में या उसमें रहे तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी टैलेंट सर्च कमेटी है और जो टीम है वो सर्च करते रहती है। वही बहुत सारे बच्चे ला के आते हैं जो अभी हमारे एकेडमी में हैं और एकेडमी में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं, इसलिए आपको ग्रामीण में रहते तो भी आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए, ग्राउंड में जाना चाहिए। और जब भी कोई टैलेंट सर्च वहाँ पे हो, क्योंकि हर जिले लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट ऑफिसर की नियुक्ति की गई है सरकार ने, और उसका भी दायित्व बनता है और आपका भी दायित्व बनता है कि आप उसके संपर्क में रहें या ग्राउंड में जाएं। तो जब टैलेंट सर्च होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करें तो निश्चित तौर से वो स्टेट में जो एकेडमी में उसमें आ सकता है, वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर। जी बिल्कुल। टैलेंट सर्च की आप बात कर रहे थे, ये साल में कितनी बार होता होगा? मैं चाहूँगी जब हम जानकारी दे ही रहे हैं तो थोड़ा और हम बता दें। साल में 2 बार करते हैं टैलेंट सर्च, और टैलेंट सर्च करने के बाद उनको बुलाते हैं बच्चों को, और उनकी एक एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे ग्राउंड में, और ग्राउंड में कुछ इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसलिए उनका जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो है वो सब उसमें नोट करते हैं, और उसमें बेंड स्प्रिंट होती है, फ्रॉग जंप होती है, बहुत सारी उसमें अलग अलग चीज़ें। तो वो एक टेस्ट होता है कि उसमें कितना मजबूत है बच्चा, उसके बाद ही उसका सिलेक्शन किया जाता है। जी, यानी कि ये बहुत अच्छा आपने मुझे लगता है जानकारी दे दी। कोई इस तरह की वेबसाइट है जिसमें वो रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी है? नहीं, वो जिले लेवल पे स्पोर्ट ऑफिसर जो है उसके संपर्क में रहे, तो जब यहाँ की टीम जाती है भोपाल से, जो भी टैलेंट सर्च वाली, वो उनसे कोऑर्डिनेट करके ही जाती है। तो वो उनके पास जो बच्चे रहते हैं वो बच्चों को प्रदर्शन उनके सामने रखती है कि हाँ ये बच्चे ऐसे हैं। बिल्कुल, यानी जिला मतलब ब्लॉक ऑफिसर के संपर्क में है, समय समय पर जानकारी जिला स्पोर्ट्स अधिकारी जो है उसके संपर्क में रहना चाहिए खिलाड़ी को, जो खेलना चाहता है, जो प्रैक्टिस करना चाहता है। जी बिल्कुल। मैम क्या एक सवाल जो बहुत देर से पूछना चाह रही थी, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा था बेटियों से जुड़ा हुआ कि बेटियों को लेकर थोड़ा ज़्यादा कहा जाए कि माता पिता की चिंता ज़्यादा रहती है। बिल्कुल ऐसी ही एक चिंता ये रहती है कि विवाह के बाद क्या खेल को जारी रख पाएंगे? हर कोई मैरी कॉम हो जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? आप इसका अच्छा उदाहरण। जब हम अपने पार्टनर को चुनते हैं तो वो खुद भी उतने ही दिमाग से मजबूत होते हैं कि हम आगे क्या करेंगे।
कैसे हम अपना, क्योंकि जब एक राष्ट्र के लिए कोई खिलाड़ी खेल रहा है, एक महिला खिलाड़ी खेल रही है और वो पदक ला रही है, तो उसके परिवार का भी उतना ही दायित्व होता है उसको बढ़ाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने में उसको सहयोग देने के लिए। जैसे मैरी कॉम का बोला आपने या मेरा बोला, तो हमारे परिवार वालों ने हमें पूरा सहयोग दिया, तभी जाके हम इंडिया कैंप कर पाए। नहीं तो बच्चे के साथ में फैमिली अगर इस तरह से हमको घर पे ही बैठना पड़ता तो आज जॉब भी नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं होता है। आप मतलब किरण बेदी जी को देखें, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ किरण बेदी जी का, आपके पहले प्रोग्राम में भी मैंने बताया कि मैं उनसे इंस्पायर हुई थी। और ऐसे ही जब हम अपने किसी भी कॉलेज स्कूल के फंक्शंस में जाते हैं तो वो जब मुझे देखते हैं तो उसमें से 100 बच्चे भी अगर मतलब मैं संक्षिप्त में इस बात को समझ सकती हूँ कि एक रोल मॉडल अगर ऐसा हो जिसके पद चिन्हों पर आप चल सकते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो सर जाने से पहले संक्षिप्त में आपसे एक जवाब ले लेती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव, क्या संदेश हो सकता है अगर खेलों के क्षेत्र में प्रगति करते प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की। मुमताज सर। नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये अपने देश की, और उसको पूरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। इसमें किसी का वो नहीं रहता है, कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेडरेशन भी कराती है, पर ये टोटल फेडरेशन का टेक्निकली चीज फेडरेशन देखती है, बाकी पूरा ये गवर्नमेंट कराती है। और ये बहुत अच्छा, ये स्पोर्ट्स के लिए और खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। यही एक सीढ़ी है जिससे वो आगे बढ़ेगा। चलिए, और यहीं पर हमारी बातचीत समाप्त होती है। चर्चा बहुत अच्छी रही, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें मुमताज़ खान साहब जुड़े हुए थे, वाइस प्रेसिडेंट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और कमला रावत जी डीएसपी मध्य प्रदेश पुलिस। आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो दर्शकों जाने से पहले हर बार की तरह यही कहूँगी कि खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार।